कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम सीएस एग्जामिनेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओल्ड और न्यू, वैसे तो मैं कहूंगा न्यू सिलेबस में ये टॉपिक है, लेकिन मैंने नहीं देखा पूरी इंडिया लेवल में कि कोई सीएस प्रोफेशनल को ये टॉपिक कराता भी हो। और पेपर देखें तो बार बार आ रहा है, फेस टू फेस में भी कोई नहीं करा रहा, यूट्यूब में भी कोई नहीं करा रहा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी नहीं करा रहा। लेकिन दोस्तों मैंने आप सभी का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देखा, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स देखे, और मैंने एक बात ये पाई कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, थ्योरी भी आ रही है और प्रैक्टिकल भी आ रही है। बस जबकि आप देखें पूरी स्टडी मटेरियल में म्यूचुअल फंड का 1 या 2 पेज ही दिए गए हैं, इसलिए बाकी टीचर्स नहीं कराते, अपनी कन्नी झाड़ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड सिलेबस में नहीं है। बेटे मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आप ये टॉपिक जरूर करें। ये टॉपिक आपको फ्री के 5-6 नंबर देके जाएगा, आपकी लाइफ में नॉलेज देके जाएगा, और बेटे आने वाले दिनों में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता भी होना चाहिए। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो जनरली कोई भी टीचर नहीं करा रहा, और ये सीए फाइनल में और आईसीडब्ल्यू फाइनल में हम कराते हैं। लेकिन बेटे मैंने आपसे प्यार किया है, मैं वो भी टॉपिक कराऊंगा जिसका भले 2 पेज आपकी स्टडी में दिए हों। तो आज की क्लास हमारी म्यूचुअल फंड को लेकर है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड का चैप्टर क्यों आया, ये कंसेप्ट कहां से आया, अमेरिका से आया, यूरोप से आया, इसका रेलेवेंस क्या है, इससे फायदा क्या होगा, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, वगैरह 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 बहुत सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बेटे मैं 5 स्टार्स में से 3 स्टार्स 5 में से 3 स्टार्स जरूर दूंगा, 5 स्टार्स में से 3 स्टार्स इस टॉपिक को जरूर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक सच में ही 5 से लेकर 6 नंबर का इंपॉर्टेंट है 100 में से। तो मैं आज आपके साथ यहीं पर इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा। म्यूचुअल फंड इस टॉपिक का नाम है, जनरली टीचर्स नहीं कराते, जनरली का कोई कराता ही नहीं है, मैं हूं जो आपको आज शुरू कर रहा हूं, और इस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बेटे ये टॉपिक मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम का टॉपिक जो मैंने सीएस प्रोफेशनल में कराया हुआ है, अगर आप ये पहले कर लें और फिर म्यूचुअल फंड करें तो दावा ज्यादा समझ आएगा। बेटे प्रेफरेंस 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को देनी चाहिए, और प्रेफरेंस टू हमें म्यूचुअल फंड्स करना चाहिए। बेटे इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूं जी प्रेफरेंस 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को दीजिए और प्रेफरेंस 2 म्यूचुअल फंड को दीजिए, तो म्यूचुअल फंड ज्यादा समझ आएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टॉपिक कर लिया है, देख लिए सारी क्लासेस, क्वेश्चंस कर लिए हैं, कंसेप्ट समझ लिए हैं जो मैंने बताए थे, थ्योरी देख ली है, क्योंकि बेटे जो भी कुछ है वो बेस है, वहीं से म्यूचुअल फंड शुरू होता है। तो मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। इस चैप्टर में लगभग मैंने 39 कंसेप्ट लिखे हैं, म्यूचुअल फंड में कंसेप्ट 39 लिखे हैं। बेटे ये सभी कंसेप्ट सीए फाइनल के लिए और सीएमए फाइनल के लिए हैं। आपको ये सारे 39 कंसेप्ट नहीं करने, कुछ ही करने हैं, आपको इनमें से कुछ ही करने हैं, सारे नहीं करने मेरे बेटे, कुछ चुनिंदा कंसेप्ट करने हैं, वो मैं बता दूंगा कि कौन से करने हैं। मान लीजिए 15 से 17 कंसेप्ट आपने करने हैं, शुरू के 1 से लेकर 17 तक ही हम करेंगे, वो मैं बता दूंगा कि जो हमारे सीएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो ये चैप्टर ही कोई नहीं करता और पेपर आता है तो 6 महीने वेस्ट कर देते हैं। आज हम इस चैप्टर को जरूर करेंगे। इस चैप्टर में लगभग 2 लेक्चर्स लगने वाले हैं, 2 लेक्चर्स लगेंगे अगर 1 डेढ़ घंटे के लिए। और बेटे आसान है ये चैप्टर, बेटे मुश्किल भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको कहीं पे, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक बात ये बताई थी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। मैंने कहा था जी चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेटे इस चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड से पहले जो चैप्टर मैंने कराया, मैंने इसमें एक बात ये बताई कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अमीर बन सकते हैं मेरे बेटे, अमीर बन सकते हैं। वॉरेन बफे की नाम तो एटलीस्ट सुना होगा बेटे। वॉरेन बफे इस दुनिया के पहले 10 के धनियों में आता है और उसका कोई इंडस्ट्री नहीं है। वो बेटे पैसों को इन्वेस्ट करता है बस, क्योंकि कहते हैं इन्वेस्ट करने से पैसा ज्यादा आता है। बेटे पैसा कमाना, मैं तो कहूंगा पैसा कमाना फिर आसान है, लेकिन बेटे पैसे को बढ़ाना, इन्वेस्ट करके बढ़ाना, उसको संभाल के रखना, बेटा ये मुश्किल काम है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बेटे मुश्किल काम है। तो हम आज उसी मुश्किल काम की तरफ चल रहे हैं। बेटे पैसे को बढ़ाना मुश्किल काम है, तो अगर इन्वेस्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। बेटे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। और थोड़ा सा मैंने बताया था कि सिक्योरिटीज दो तरह की होती हैं। एक होती है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जो आपको फिक्स्ड इनकम देती हैं। और एक होती है नॉन फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। बेटे 2 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं। एक जहां से फिक्स्ड पैसे मिलते हैं, जैसे बैंक एफडी, जैसे पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेटे यहाँ तो फिक्स पैसा मिलेगा आपको, लेकिन कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जहां से फिक्स पैसे नहीं मिलते, उसको बोलते हैं नॉन फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज। तो बेटे 2 तरह की सिक्योरिटीज हैं अगर आप ध्यान से देखें। फिर मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में कि अगर आपको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी एनालिसिस करना चाहिए। थोड़ा सा याद आ रहा है बेटे? सिक्योरिटी एनालिसिस के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है और कौन सी गंदी है। बेटे आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपके सामने मेनू कार्ड आ जाता है, बेटे आप आराम से पढ़ते हैं और आपके माइंड में कैलकुलेशंस चलती हैं कि आपको भूख कितनी है या क्या मन कर रहा है या जेब में पैसे कितने हैं। बेटे 3-4 बातों के बेंचमार्क को रखकर ही तो आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जाने अनजाने में आपने एनालिसिस किया। इसी तरह से सिक्योरिटी में भी 2 तरह के हम एनालिसिस करते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था बेटे। एक का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले एनालिसिस करना चाहिए, और हम 2 तरह के एनालिसिस करेंगे। एक का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। और बेटे फंडामेंटल एनालिसिस में 3 तरह के एनालिसिस होते हैं, जैसे मैंने बताया हुआ है। इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, और बेटे तीसरा कंपनी एनालिसिस। बेटे 3 तरह के बेटे एनालिसिस होते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी।
इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी। बेटा 3 एनालाइज करने चाहिए जिस जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हमें ग्राफ बनाने चाहिए, एवरेजेस निकालनी चाहिए, चार्ट्स बनाने चाहिए। और बेटे ये सारी बातें करने के बाद ही हम देखेंगे कि हम कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर रहे हैं। विच पोर्टफोलियो विल बी सिलेक्टेड, कौन सा पोर्टफोलियो हमें सिलेक्ट करना चाहिए, ये बात हम देखेंगे। और बेटे फिर उसको मैनेज करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर बेचारा रोज सुबह अपने घर से निकलता है 8 बजे, और बेटे क्योंकि 9 बजे का उसका जॉब का टाइम है और 6 बजे तक जॉब का टाइम है, और बेटे 6 बजे से निकलता 7 बजे, रात को 7 बजे थका हारा अपने घर पहुंचता है। बेटे इतना थका होता है कि उसको ये भी नहीं पता चलता कि उसका अपना घर कौन सा है। वो पड़ोसी के घर घुस जाता है, पड़ोसी के घर घुस जाता है, फिर पड़ोसी बोलते हैं कि ये आपका घर नहीं है, साथ वाला है। इतनी एनर्जी नहीं बचती। इतने टफ शेड्यूल में उसने थोड़े से पैसे जमा किए, पैसे सेव किए। अब वो जो पैसे सेव किए इतने टफ शेड्यूल में, वो चाहता है कि इनको इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि सेव करने के बाद ही कुछ कमा सकता है, तो वो उनके ऊपर कमाई करना चाहता है। अब बेटे मैं आपसे कहूं कि वो कमाई करना चाहता है तो आप क्या करें, आप पहले सिक्योरिटी एनालिसिस करें, फिर फंडामेंटल करें, फिर टेक्निकल करें, और फिर जाकर आप उस पोर्टफोलियो को बनाएं और फिर उसको मैनेज करें। बेटे क्या लगता है, क्या वो गरीब इंसान, क्या वो मैंगो पीपल, क्या वो आम आदमी ये कर पाएगा? सोचिए बेटे, बेटे वो आम आदमी, वो मैंगो पीपल मर जाएगा। बेटे एम्प्लॉयर की वहां सुने, घर वाली की घर में सुने, उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस करे, फंडामेंटल एनालिसिस करे, इकोनॉमिक एनालिसिस करे, टेक्निकल एनालिसिस करे, और रेगुलर टच इकोनॉमिक टाइम से रखे। बेटे वो तो पंजाब केसरी भी पढ़ना छोड़ चुका है। पहले तो पंजाब केसरी पढ़ता था, रंगीन फोटोएं देखता था, अब तो वो भी छोड़ दिया, टाइम ही नहीं है। आपको लगता है इकोनॉमिक टाइम्स के साथ हर रोज वो तालमेल बिठा सकता है? बेटे मर जाएगा, उसको तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। यही प्रॉब्लम देखी गई हर डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी के लोगों की। और बेटे एक नया कंसेप्ट आ गया, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। बेटे ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और इस कंसेप्ट में कहा गया कि एक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ना तो उसके पास टाइम है, ना उसके पास कैपेबिलिटी है, ना उसके पास उतनी नॉलेज है, और ना वो ये करेगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को हम अपॉइंट कर देते हैं, कुछ टेक्निकल लोगों को हम अपॉइंट करते हैं, टेक्निकल पीपल, कुछ नॉलेजेबल लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, कुछ कैपेबल लोगों को, सीए को, सीएस को, सीएमए को, सीएफए को अपॉइंट कर देते हैं, कुछ आईटी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर देते हैं, और एक क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना देते हैं। और उस ट्रस्ट का क्या काम होगा, कि जो भी उसके यहाँ पर ट्रस्टीज होंगे, और उसके साथ साथ जो भी स्पॉन्सर्स होंगे, और जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इन्वेस्टीज होंगे। बेटे मैं इसको कहूंगा ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ध्यान से बेटे, मैंने 4 बातें लिखी है आपके सामने। मैंने कहा अमेरिका से एक कंसेप्ट आया कि हम क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना देते हैं जो एक दूसरे पे विश्वास पे आश्रित होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया उनको ट्रस्टीज कहेंगे। हम क्या करेंगे, ये ट्रस्टीज क्या करेंगे, एक स्पॉन्सर के थ्रू, मैं रिपीट करता हूं, ट्रस्टी स्पॉन्सर के थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी को फॉर्म करेंगे। बेटे ये कंपनी कौन सी होती है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं,
फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं, इंप्लॉयज होते हैं, ये क्या करेंगे, जो इस ट्रस्ट के एसेट्स हैं, जो भी इस ट्रस्ट के एसेट्स हैं, उनको क्या करेंगे, ये मैनेज करेंगे। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको मैनेज करेगी। बेटा एक तो ट्रस्टीज होते हैं, एक स्पॉन्सर हो गया, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। तो ये बाकी जो लोग हैं, मैंगो पीपल, ये जो मैंगो पीपल है, मैंगो पीपल, ये जितने भी मैंगो पीपल हैं, ये जितने भी मैंगो पीपल हैं, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, ये जितने भी आम आदमी के लोग हैं, ये इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इस फंड में, इस ट्रस्ट के फंड में। अब इन लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, किस में इन्वेस्ट करने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल क्या होती है, टेक्निकल क्या होती है। नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस पैसे इन्वेस्ट करके सो जाना है। ये शेयर होल्डर नहीं है इस ट्रस्ट के, इस फंड के, म्यूचुअल फंड, इस ट्रस्ट का जो पैसा आएगा वो पैसा सभी का है, इसीलिए उसका नाम डाल दिया गया म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। बेटे आपने नाम सुने होंगे, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड। आज हर कंपनी ने अपने, हर बैंक ने भी अपने म्यूचुअल फंड बना दिए हैं। बिरला सॉफ्ट म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, ऐसे अलग अलग विदेशी और देश के लोगों ने बहुत सारे फंड्स प्रिपेयर कर दिए हैं। रिलायंस ने फंड्स बना दिए। बेटे मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं कि वो जो फंड आएगा, फंड का मतलब जो पैसा आएगा, वो जो इकट्ठा हुआ पैसा होगा, जो लोगों ने, आम आदमियों ने इन्वेस्ट किया होगा, उसको मैनेज करने के लिए हम एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और दूसरी बात, वो जो आम आदमी होंगे, जो आम आदमी हैं, वो जो आम आदमी है, वो जब यहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको टेंशन नहीं लेनी। बेटे वो शेयर होल्डर्स नहीं है, वो उस एसेट्स के भी हकदार है, क्योंकि वो फंड पूरा का पूरा इन्हीं के पैसों से बने। तो मैं कहूंगा, उनको बोलूंगा यूनिट होल्डर्स। बेटे ध्यान से, बेटे होते तो ये शेयर होल्डर जैसे ही है, लेकिन हम नाम डालेंगे यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स। तो बेटे आराम से देखिए, अभी हम पीपीटी बनाएंगे, पीपीटी समझेंगे, चित्र बनाएंगे, वो सब होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी कभी भी इतनी टेक्निकल, इतनी टेंशन नहीं लेगा। और फिर वो क्या करेगा, उसके बेचारे के पैसे तो बैंक में ही रहेंगे, बैंक के सेविंग अकाउंट में रहेंगे, या ज्यादा से ज्यादा एफडी में इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन बेटे इससे देश का भला नहीं होगा। बेटे देश के भले के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़नी चाहिए, लोगों को खरीदना बेचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी तो ये कंपनीज पनपेंगी, तभी तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होंगे, तभी तो मोदी जी के सारे सपने पूरे होंगे। बेटे जब तक यहां पर मेक इन इंडिया का कंसेप्ट नहीं आएगा, तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात आपके सामने है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया कंसेप्ट आया और उस कंसेप्ट का नाम रख दिया गया म्यूचुअल फंड। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स जो पैसे, जो यूनिट होल्ड करते हैं, यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और वो मैनेज होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। इसमें एक दूसरी पार्टी होगी, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, और उसके जो मेंबर्स होंगे बेटे, उनको क्या बोलेंगे, ट्रस्टीज बोलेंगे। और फिर ये म्यूचुअल फंड क्या करेगी, ये इनफ्लो है बेटे और ये आउटफ्लो है। म्यूचुअल फंड क्या करेंगे, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे। अब म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं वो देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, फंक्शनल म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, ज्योग्राफिकल म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं,
ओपन एंडेड कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कौन से होते हैं, गोल्ड फंड्स कौन से होते हैं। बेटे सारे फंड्स का हमें पहले ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने आपको यह बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटे? म्यूचुअल का नाम क्या है? हम सबका, म्यूचुअल का हम सबका, फंड एक पोटली जो हम सब की है, जो हम सब इसके क्या हैं, मालिक हैं, हम सब इसके मालिक हैं, ये हमारा ही है, हमारे पैसे से ही बना है, हमारे में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं इनको यूनिट होल्डर्स बोलते हैं, यूनिट होल्डर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर